नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो ठेका श्रम से संबंधित है। ठेका श्रम को समझने के लिए हम जिस एक्ट को पढ़ते हैं उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970, ठेका श्रम विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970। पिछली क्लासेस में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 6 कंटिन्यू किया था, जिसमें सेक्शन 22, 23, 24 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 25 के साथ। सेक्शन 25 बताता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कि अगर किसी कंपनी ने कोई अपराध किया है तो इस एक्ट में उसके बारे में क्या उपबंध किया गए हैं। इस सेक्शन के अनुसार यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो वह कंपनी और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक तथा उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, प्रबंध अभिकर्ता या अन्य किसी अधिकारी की सहमति या मौनाकुलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, प्रबंध अभिकर्ता या अन्य कोई अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। इस धारा में नीचे एक स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके अनुसार इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है तथा फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। तो यहाँ इस स्पष्टीकरण में कंपनी का मीनिंग भी इन्होंने बता दिया है कि कंपनी से संबंधित है कि कोई भी निगमित निकाय भी हो सकता है और जिसमें कि फर्म भी आती है और जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एसोसिएशन भी इसमें आता है, और जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का मतलब जो फर्म के पार्टनर हैं उनसे भी है। इन दोनों शब्दों का यहाँ पे अर्थ इसलिए भी बताया गया है कि इस एक्ट के संबंध में इन दोनों का क्या मीनिंग होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का संज्ञान। धारा 26 के अनुसार कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब कोई परिवाद निरीक्षक द्वारा या लिखित रूप में उसकी पूर्व मंजूरी से किया गया हो, अन्यथा नहीं, और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस धारा में दो लोगों को किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए एलिजिबल माना गया है, जिसमें प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट की बात की गई है कि इससे नीचे श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट इस जो एक्ट है उसमें किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। और दूसरी बात जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी अपराध को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए जो निरीक्षक होता है उसके द्वारा किया जाएगा या फिर लिखित में उसकी मंजूरी के द्वारा ही वो किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 27, लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस, अभियोजनों का परिसीमा। इस धारा के अनुसार
कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब उसका परिवाद उस तारीख से 3 मास के भीतर किया गया हो जिसको उस अपराध की जिसका किया जाना अभी कथित है जानकारी निरीक्षक को हुई थी, अन्यथा नहीं। परंतु जहां अपराध निरीक्षक द्वारा किए गए किसी लिखित आदेश की अवज्ञा करने के रूप में है, वहां उसका परिवाद उस तारीख से जिसको उस अपराध का किया जाना अभिलिखित है 6 मास के भीतर किया जा सकेगा। तो यहाँ पे इस सेक्शन में 2 तरीके का लिमिटेशन बताया गया है। एक लिमिटेशन 3 मास का बताया गया है। तो जो 3 मास वाला लिमिटेशन है वो तब है कि कोई भी अगर अपराध हुआ है, ठीक है, और जब उसकी जानकारी निरीक्षक को हुई है उसके 3 महीने तक उसका लिमिटेशन लागू रहेगा। और दूसरा जो लिमिटेशन है वो 6 मास का है, वह उन अपराधों के संबंध में है जहाँ पे जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, उसने कोई आदेश दिया है और उस आदेश की अवहेलना एक अपराध की कैटेगरी में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लिमिटेशन दिया गया है वो 6 मास तक का है। तो एक जगह 3 मास का लिमिटेशन है और एक जगह 6 मास का लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 7 अध्याय 7। ये है मिसलेनियस है, जिसमें सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 35 तक बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 28 के बारे में। इंस्पेक्टिंग स्टाफ, निरीक्षक, कर्मचारी वृंद। इस धारा के अनुसार समुचित सरकार ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उन स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति को अगर इस अधिनियम में अपॉइंट करना है तो उसमें हमने देखा कि जो राजपत्र है उसमें प्रकाशित करना आवश्यक है और राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी कि किन सीमाओं में उन व्यक्तियों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है। उपधारा 2 के अनुसार इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यह है कि निरीक्षक उन स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, सबसे पहले इसके अनुसार ऐसे सहायकों के साथ यदि कोई हो जो सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में लगे हुए व्यक्ति हों और जिन्हें वह ठीक समझे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उन नियमों के अधीन रखे जाने या प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी रजिस्टर या अभिलेख या किन्हीं सूचनाओं की परीक्षा करने के प्रयोजनों के लिए सभी उचित घंटों में ऐसे किसी परिसर या स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां ठेका श्रमिक नियोजित है और निरीक्षण के लिए उसके पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। 2B के अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा जिससे वह ऐसे किसी परिसर या स्थान में पाए और जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का उचित हेतुक है कि वह उसमें नियोजित कोई कर्मकार है। C के अनुसार काम बांटने वाले किसी व्यक्ति से और किसी भी कर्मकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों के जिन्हें या जिनके लिए काम बांटा जाता है या जिनसे काम प्राप्त होता है नाम और पते के संबंध में तथा काम के लिए किए जाने वाले संदायों के संबंध में ऐसे जानकारी दे जिनका देना उसकी शक्ति में हो। तो यहाँ पे नाम की बात की गई है, एड्रेस की बात की गई है और उनको कितना भुगतान किया जाना है, इन सब की जानकारी वह व्यक्ति दे सकेगा। D ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या सूचनाओं या उनके प्रभागों जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के संबंध में संगत समझे जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह अपराध प्रधान नियोजक या ठेकेदार द्वारा किया गया है, अभिग्रहण कर सकेगा या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा। लास्ट में E ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो कि विहित की जाए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो उपधारा 2 है वो जो इंस्पेक्टर है
उसको कुछ शक्तियाँ देती हैं जिनके बारे में क से लेकर अण तक बताया गया है कि वह उन शक्तियों का प्रयोग उन स्थानीय सीमाओं के अंदर कर सकता है जिनका कि प्रकाशन राजपत्र में किया गया है। सेक्शन 28 सब क्लॉज 3 के अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिनसे उपधारा 2 के अधीन निरीक्षक द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज या चीज़ पेश करने या जानकारी देने की अपेक्षा की गई है, यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अर्थ के अंदर वैसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। उपधारा 4 के अनुसार उपधारा 2 के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के उपबंध यावत शक्य उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार उक्त संहिता की धारा 98 के अधीन निकाले गए किसी वारंट के प्राधिकारी के अधीन किसी तलाशी या अभिकरण को लागू होते हैं। तो जो उपधारा 3 और 4 है वो जो निरीक्षक इंस्पेक्टर है उसकी शक्तियों के बारे में बताता है कि उपधारा 3 में उसे सेक्शन 175 और 176 आईपीसी दोनों की धाराओं का अधिकार प्राप्त है कि जैसे वहाँ पे किसी भी चीज़ या दस्तावेज को लेने के लिए जो लोक सेवक है वो प्राधिकृत है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसे यह शक्ति इंस्पेक्टर को दी गई है। और 4 में जो तलाशी अभिग्रहण का जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के अनुसार होगा और ऐसा माना जाएगा जैसे कि सीआरपीसी के सेक्शन 98 में जो प्रोसीजर होता है वो ही वारंट के लिए वो ही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 बात करता है रजिस्टर्स और अन्य अभिलेखों को बनाए रखने के लिए कि किस तरीके से कोई भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, जो रजिस्टर है उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। सेक्शन 29 के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।